टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड और उसके वेरियस हॉर्मोन्स के बारे में। देखिए, थायराइड ग्लैंड क्या है? सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब। और ये दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ नैरो बैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दो लोब्स प्रेजेंट हैं जो कि इस्थमस से एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम थायराइड ग्लैंड का टीएस कट करते हैं तो हमें वेरियस इरेगुलर शेप हमें फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। और इन फॉलिकल्स के जो सेल हैं या लाइनिंग है वो किससे मिलके बनी होती है? वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। और ये किसके ऊपर रेस्ट करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। और इन फॉलिकल्स के अंदर एक जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कोलॉइड कहते हैं। और ये कोलॉइड एक ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना होता है जिसे हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो थायरोग्लोबुलिन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनके हम वेरियस इसके आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमें एक टीएस दिखाया गया थायराइड ग्लैंड का। तो यहाँ पर क्या हमें जो राउंडेड से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स हैं। और इनकी लाइनिंग किससे मिलके बनी है? ये क्यूबोइडल एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं दो फॉलिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और उनके बीच में एक सेल भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन नाम का एक तीसरा हार्मोन होता है जिसकी फॉर्मेशन थायराइड ग्लैंड ही करती है। उसकी फॉर्मेशन करने का काम ये सेल्स करते हैं। और दो फॉलिकल के बीच में जो रीजन होता है वो क्या होता है? हाई कैपिलरी रिच होता है, यानी वो क्या होगा? ब्लड रिच रीजन वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। और ये इन ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है? वेरियस जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोलॉइड मटेरियल है, यानी कि जो फॉलिकल के अंदर जो रीजन प्रेजेंट है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कोलॉइड प्रेजेंट होता है। और ये कोलॉइड मटेरियल में हमें दो हार्मोन हमें देखने को मिलते हैं, T3 एंड T4। अब बात यह आती है कि हमने T3 एंड T4 का हमने ये नाम कैसे रखा हुआ है। T3 में क्या होते हैं? 3 ऐसे टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होती है। और T4 में क्या होता है? 4 ऐसे टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होती है। हम फर्दर इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। देखिए, बीच वाला जो रीजन होता है जो फॉलिकल के बीच में, वो दोनों रीजन आपस में कनेक्टेड होते हैं, या हम दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि दो फॉलिकल्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि थायराइड ग्लैंड क्या करती है? मेन 3 हार्मोन की सिक्रीशन करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T4 को हम क्या कहते हैं? हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। और ये क्या होता है? हमने जैसे कि अभी बताया T3 में तीन क्या प्रेजेंट होंगे? 3 अमाइनो एसिड टायरोसिन के प्रेजेंट होंगे जिसके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होगी। वैसे तो देखिए, ये दोनों के दोनों T3 एंड T4 क्या होते हैं? टायरोसिन अमाइनो एसिड रिच होते हैं। लेकिन T3 में 3 ऐसे टायरोसिन रेजिड्यू होंगे जिनके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होगी। और T4 में क्या होंगे? हमारे पास 4 ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जिसके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होगी। लेकिन T3 क्या होता है? वो मोर पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू T4, यानी कि जो उसकी फिजियोलॉजिकल जितने भी फंक्शन करने की कैपेबिलिटी होगी वो उससे ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? T4 से ज़्यादा होगी। देखिए, इस स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग से एंड तक की जो प्रोसेसिंग हो रही है, जितनी भी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? राइट मोस्ट पोर्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ब्लड प्रेजेंट है। और बीच में क्या है? हमें फॉलिकुलर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। और बिल्कुल लेफ्ट में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर कोलॉइड प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम टॉप मोस्ट रीजन की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है और ईआर की मेम्ब्रेन है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ईआर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जब राइबोसोम्स ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है? एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो किसकी फॉर्मेशन करता है? फाइनली वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भी हम उसे कहते हैं। अब ये प्रोटीन उसके बनने के बाद वो किस में चली जाती है? वो कोलॉइड में चली जाती है। और ये जो कोलॉइड में जाने का प्रोसेस होता है ये किसकी हेल्प से होता है? एक एक्सोसाइटोसिस नाम का प्रोसेस होता है, उसकी हेल्प से ये वहाँ से कहाँ से? फॉलिकुलर सेल से कोलॉइड में चली जाती है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आयोडीन है उसकी एक्युमुलेशन फॉलिकुलर सेल्स में कैसी होती है। तो यहाँ पर आप मिडल में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड से किसकी एक्युमुलेशन हो रही है, आयोडीन की फॉलिकुलर सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि ब्लड में आयोडीन की कंसंट्रेशन कम है और फॉलिकुलर सेल्स में ज़्यादा है। लेकिन हमें अगर किसी ऐसी सब्सटेंस की मूवमेंट करानी है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन डिफरेंस की, तो फॉलिकुलर सेल्स में अबाउट 32 to 50 टाइम्स ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड से मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, फॉलिकुलर सेल्स में हो रही है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो आयोडीन प्रेजेंट होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक आयोडीन होता है। फाइनली उसकी कन्वर्जन किस में हो जाती है, एक्टिव आयोडीन में हो जाती है। अब देखिए, जो ये एक्टिव आयोडीन है और इनएक्टिव आयोडीन है, इसमें डिफरेंस क्या है। जो इनएक्टिव आयोडीन है ये क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आई नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रिमूवल होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिव आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है इसको कौन करवाता है, पर ऑक्सीडेज सिस्टम कराता है। तो देखिए, ये जो पर ऑक्सीडेज सिस्टम इनएक्टिव आयोडीन की कन्वर्जन एक्टिव आयोडीन में करा रहा था, अब यही पर ऑक्सीडेज सिस्टम क्या कराता है, थायरोग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन बनी है ऊपर, इसके ऊपर क्या करा देता है, आयोडीनेशन का जो प्रोसेस है वो कराता है। यानी कि ये दो काम कर रहा है। सबसे पहले इनएक्टिव आयोडीन की किसमें, एक्टिव आयोडीन में कन्वर्जन, फिर उसके बाद जो एक्टिव आयोडीन की अटैचमेंट किसके साथ, थायरोग्लोबुलिन के साथ। अब इसने आयोडीनेशन का प्रोसेस करवा दिया। उसके बाद क्या होता है, ये जो आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन है इसकी एंट्री किस में हो जाती है, फॉलिकुलर सेल्स में हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद थायरोग्लोबुलिन जो आयोडीनेटेड है उसकी क्या हो जाती है, प्रोटियोलाइसिस हो जाती है। उसके बाद वो T3 एंड T4 में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि T3 में क्या होते हैं, 3 अमाइनो एसिड होंगे टायरोसिन के जिसके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होगी। लेकिन T4 में क्या होंगे, हमारे पास 4 टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट होंगे जिसके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होगी। तो इसमें ये डिफरेंस कैसे बनता है, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। देखिए, जब ये थायरोग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन के ऊपर आयोडीनेशन का काम करवा रहा था, अगर ये एक टायरोसिन के ऊपर आयोडीन के अटैचमेंट कराता है तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मोनो आइडो टायरोसिन हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये 2 टायरोसिन के ऊपर आयोडीन के अटैचमेंट करा रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डाई आइडो टायरोसिन हमें देखने को मिलेगी। फिर होता है कपलिंग का प्रोसेस। कपलिंग में हमारे पास 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास मोनो आइडो टायरोसिन है और दूसरा क्या है, हमारे पास डाई आइडो टायरोसिन है। अगर इन दोनों की कपलिंग यानी इनकी जॉइनिंग हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें T3 हमें देखने को मिलेगा। फिर अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें हमारे पास 2 जो प्रेजेंट हैं वो क्या है, हमारे पास डाई आइडो टायरोसिन है। जब उनकी कपलिंग हो जाती है तो हमें T4 हमें देखने को मिलता है। यानी T3 एंड T4 किस में प्रेजेंट है, वो थायरोग्लोबुलिन में ही प्रेजेंट है। लेकिन जब उसकी प्रोटियोलाइसिस हो जाती है तब हमें प्रॉपर हमें T3 एंड T4 हमें देखने को मिलता है, जो बाद में फाइनली किस में चले जाता है, वो ब्लड में चले जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर हो रहा है, ब्लड में हो रहा है और कोलॉइड में हो रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो इनका फंक्शंस हैं, जो T3 एंड T4 हॉर्मोन्स हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है। तो ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनका एक प्रॉपर रेट होता है। यानी कि ये क्या करते हैं, ना तो उस रेट को ज़्यादा होने देते हैं ना उसको कम होने देते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल का गुच्छा है, उसमें एक सेल ने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने लीवर के सेल बनाने हैं, दूसरे सेल ने डिसाइड कर लिया कि मैंने लंग्स के सेल बनाने हैं। तो हर वे में मतलब जितने भी सेल्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये सेल बनाने हैं। यानी कि टिश्यू का क्या हो गया, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो गया कि हाँ हमने ये चीज़ बनानी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब क्या होता है ये टैडपोल लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होती है, जो टैडपोल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट किससे हो जाती है, एडल्ट स्ट्रक्चर से हो जाती है। फॉर एग्जांपल टैडपोल में टेल प्रेजेंट होती है लेकिन एडल्ट में टेल नहीं प्रेजेंट होती। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, जो टेल के जो टिश्यू हैं वो क्या हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि एडल्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं या एडल्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो सके।
ठीक। अब देखिए ये क्या करते हैं, बॉडी टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं, और ये जितनी भी पेंटल फैसिलिटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ कराते हैं। यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई ऐसे पर्सन है जिसमें थायराइड जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे पर्सन में हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो किडनी की जो एफिशिएंसी है, उनके फंक्शंस हैं, उनको भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ऐसी है जिसमें ये हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम थायरोक्सिन की पर्टिकुलरली हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर थायरोक्सिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो यूरिन आउटपुट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर थायरोक्सिन क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमें कम यूरिन आउटपुट हमें देखने को मिलेगी। यानी इसमें क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं कि इनका मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट वन क्या हो सकता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म का केस है। सेकंड वन हम ले सकते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म का केस है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि इन हार्मोन की क्या हो जाती है, कम सिक्रीशन होती है, और हाइपर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा इनकी सिक्रीशन होगी हमारी बॉडी में तो उसके बाद क्या होता है, इनका जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी में नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, एनाबॉलिक होता है। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें हमारे पास दो हमें कैटेगरीज देखने को मिलते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और कैटाबॉलिज्म में उनका ब्रेक डाउन होता है। यानी कि जब ये दोनों हार्मोन किस में प्रेजेंट है, नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो इनका इफेक्ट क्या होगा, एनाबॉलिक होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कैटाबॉलिज्म का या प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं हो रहा, ओवरऑल उनका इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर, एनाबॉलिक है, लेकिन वहाँ पर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी होता है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो लो अमाउंट में या लो कंसंट्रेशन में वहाँ पर चल रहा होता है। लेकिन जब इनकी सिक्रीशन वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या हो जाता है, वो जल्दी जल्दी होने लग जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पर्सन में हमें मसल वीकनेस देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है। फिर दूसरा कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि ऐसे पर्सन जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, यानी इन हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है, तो ऐसे पर्सन में हमें मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेगी, मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगी, और ऐसे पर्सन की मसल्स क्या हो जाती हैं, वो स्लगिश हो जाती हैं। स्लगिश का मतलब ये हो जाता है कि वो सुस्त हो जाती हैं। अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो रिलैक्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हो जाती है। लेकिन ऐसे पर्सन जिसमें इन हार्मोन की कम सिक्रीशन हो रही है तो उन पर्सनस में क्या होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन तो हो जाती है, उसके बाद उनको रिलैक्स करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ठीक। अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन की। ये क्या है, थर्ड हार्मोन है जिसकी सिक्रीशन कौन कर रही है, थायराइड ग्लैंड कर रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसकी फॉर्मेशन कौन कराते हैं, सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स, जो कि आउटसाइड द फॉलिकल, यानी ये दो फॉलिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर ये सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन नाम के जो हार्मोन होता है इसकी सिक्रीशन करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कब होगी। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब इस हार्मोन की क्या होगी, सिक्रीशन होगी। उसके बाद क्या होता है, ये हार्मोन कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है, तो ये क्या करता है, बोन से जो कैल्शियम का रिलीज़ का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, यानी कि होम्योस्टैसिस की कंडीशन हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं थायराइड सिस्टम की। ऐसा नहीं होता कि जो थायराइड ग्लैंड है वो आइसोलेशन में काम कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं से स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पर क्या होती है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट होती है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस किसी हार्मोन की सिक्रीशन करेगा, वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि आप क्या करो, कि किसी ऐसे हार्मोन की सिक्रीशन करो जो कि क्या करे, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन की सिक्रीशन करती है। तो देखिए सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वो कौन से हार्मोन की सिक्रीशन करता है, वो सिक्रीशन करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद इस हार्मोन ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन करी।
अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप क्या करो, T3 एंड T4 हार्मोन की सिक्रीशन करो। अब इनका जैसे कि हमने बताया कि ये क्या करते हैं, हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको फास्ट करने का, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, जितने भी कैटाकोल अमीन्स होते हैं इनके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। कैटाकोल अमीन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आएंगे। तो देखिए ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल प्रोसेस की, लेकिन अगर T3 एंड T4 की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो उसके बाद T3 एंड T4 क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। उसको कहते हैं कि आप ये जो हार्मोन आप सिक्रीट कर रहे हो, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन की सिक्रीशन कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की कर रहा है, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन कर रही है कि आप इन हार्मोन की सिक्रीशन मत करो। उसके बाद क्या होगा, उनको स्टिमुलस नहीं मिलेगा। किसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं मिलेगा किसी भी टाइप के हार्मोन सिक्रीशन का। तो इसकी वजह से क्या होगा, T3 एंड T4 की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड से कम हो जाएगी। थैंक यू।